आज हमने स्टूडियो पर जनाब दानिश कुरैशी साहब को बुलाया। दानिश कुरैशी साहब एक बड़े अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ साथ में ये बड़े बेबाक बोलते हैंगे। इनकी जो व्यूज़ हैं उसको बड़े नेशनल मीडिया भी बहुत सीरियसली लेता है, यहाँ तक कि BBC वाले भी इनको कई बार कवरेज लेकर और इनकी ओपिनियन लेने आते रहते हैंगे। तो दानिश साहब आपका खैर मकदम है और अहमदाबाद की और गुजरात की और पूरे मुल्क के जो हालात हैं इस पर आपको चंद सवाल पूछना है और ख़ास करके अपनी राय जाना है। आपने शुरू करते हैं यहाँ से कि जुहापुरा में आजकल बहुत मेगा डिमोलिशन चल रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जुहापुरा की बात हो या जितने भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड या माइनॉरिटी से भी ज़्यादा बढ़ के मैं कहूँगा कि मुसलमान डोमिनेटेड एरियाज़ जैसे हैं, वो हमेशा से ही वर्तमान 30-32 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डिमोलिशन का निशाना बनते रहे हैं और इन नीतियों के ख़िलाफ़ हमेशा से ही हमने लड़ने की कोशिश की है अलग अलग मौक़ों पर। आप देखिएगा कि बहुत छोटे से डायनामिक पॉइंट्स हैं। अगर जुहापुरा की बात की जाए, दूसरी तरफ अगर एक तरफ देखा जाए तो वटवा को छोड़ दो और छोटा सा एक रामोल, ये 2-3 पॉकेट हैं जहां पर पुराने अहमदाबाद शहर से लोग माइग्रेट होकर वहां गए थे। आज भी वहां की स्थिति ये है कि उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। 100 रुपए के स्टैम्प के ऊपर ख़रीद फरोख्त का पूरा मामला कहीं ना कहीं नज़र आता है। ये जो दरअसल सपोर्ट मिलना चाहिए स्टेट की तरफ से, उसके बजाय ये जो बेचारे जो छोटे मजदूर तरीके के जो लोग हैं उनको निशाना बनाकर उनके सामने कानून का दुरुपयोग बुलडोज़र के नाम पर डिमोलिशन किया गया। दानिश साहब, लेकिन कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं रहा है, ना कोई बड़ी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, ना कोई मुस्लिम रहनुमा की तरफ से कोई ऐसा इफेक्टिव स्टेटमेंट नहीं है कि जिसकी वजह से कोई अक्कासी को, मुसलमानों को ऐसा लगे कि हाँ हमारी आवाज़ की तर्जुमानी हो रही है। नहीं, देखिए, हम लोग तो अपनी तरफ से हमेशा से ही मैं अपनी तरफ से अपनी बात रखता ही हूँ और हम ये कोशिश करते हैं कि चीज़ों को सही तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाए। रह गई बात दूसरी सियासी पार्टियों की, तो देखिए बहुत दूसरी सारी सियासी पार्टियों से तो कोई बहुत उम्मीद करना बेवकूफ़ी की अलामत है। जहाँ तक बात है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो इन सारी चीज़ों पर मुसलसल वो पार्लियामेंट में बोलते रहे हैं और जहाँ जहाँ मौका लगता है तो बोलते हैं। इन मुद्दों पर भी जब भी मुझे लगता है कि मौका लगेगा असद साहब बात रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, बुलडोजर चल रहा है, आपको याद होगा कि अहमदाबाद में कुछ 2-4 दिन पहले ही ऑडो में काफ़ी 450 मकान रबारी समाज के तोड़ दिए गए। मुसलमानों के तो जुहापुरे में चल ही रहा है मेगा डिमोलिशन। तो अब ये बुलडोजर क्या दोहरी नीति सिर्फ गरीबों पे और मुसलमानों पे चलता है कि या ये सभी को ले देखिए, मेरा व्यू इसमें ऐसा है और मैं इसमें मानता हूँ, हालांकि वो भी बेचारे गरीब हैं और गुरबा हैं बेचारे जो निशाने पर आए हैं, लेकिन ये जो एक स्टाइल जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो दिखाने के लिए कि भाई हमने पहले ये एक्टिविटी यहाँ की है, उसमें 400-500 मकान जो गिराए गए हैं वो आपके सामने है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नगर निगम के जो वो आ रहे हैं स्टेटमेंट के भाई मध्य जोन के अंदर में डिमोलिशन होगा, पूर्व जोन के अंदर में जैसे जुहापुरा और ये जो सरखेज के जो इलाके हैं इसमें डिमोलिशन होगा, इन चीज़ों को निशाने पे बाकायदा रखा जा रहा है और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि बहुत संजीदगी के साथ में इन चीज़ों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे शायद होने की आशंका है। दानिश साहब, आपको याद होगा, आप तो काफ़ी ज़माने से सामाजिक कार्यकर भी रहे और एक सियासी नेता भी रहे, आप खुद भी रहे हैं हमारे साथ में। तो कहना मकसद ये है कि फिर उसके एक ज़माना था ऐसा भी हमने देखा कि ऐसे विरोध होते थे तो कारपोरेशन पे लोग बैठते थे धरना पे, उसमें सारे हिंदू मुसलमान साथ होते थे, फिर अपनी अपनी जगहों पर भी उसके धरने प्रदर्शन दिए जाते, पुलिस परमिशन भी देती थी और वो डिमोलिशन रुक जाते थे। आज की तारीख में वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इस पर अब क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी समाज जब एक राजनीतिक पार्टी को मुसलसल 28-30 साल तक, नगर निगम की बात किए तो 26-27 साल हो चुके, 28 साल, और अभी अगर इस साल एंड में चुनाव हो जाएगा, इतना लंबा वक्त जब कोई भी सियासी पार्टी पावर में होती है तो फिर उनको एक अलग जहनियत बनने लगती है। यही आलम हमारे यहाँ स्टेट का भी है कि 30-32 साल हो गए राज्य के अंदर में सरकार नहीं बदली। इससे विपरीत आप दूसरे स्टेट में देखिए, राजस्थान की बात हो या और दूसरे स्टेट में देखें तो वहाँ हर साल, हर बरस 2 बरस में वहाँ सरकारें बदलती रहती हैं। मुझे वो अंग्रेजी की मकूला याद आता है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूटली।
पावर का रस्ट, एब्सोल्युटली ऐसा मामला से हम ऐसे दौर से गुजर रहे शायद। जी जी जी, तो ये सारी चीजें हैं, और इसके मुकाबले जो जितना ताकत के साथ में विपक्ष को मैदान में आना चाहिए वो नजर नहीं आता। जब वो नजर नहीं आता तो होता ये है कि जो मजलूम है, क्योंकि मजलूम की आवाज जो है वो सत्ता पक्ष या विपक्ष, तो सत्ता पक्ष जब तो ताकत में आता है तो फिर वो मजलूम नहीं रहता, वो तो सत्ता में आ गया। लेकिन जब विपक्ष में बैठते हैं आप, तो विपक्ष में जब आप बैठते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ का जो पूरा मामला है, कोई उनकी जिम्मेदारियों को अपने कांधों पे लेने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों का आलम यह है कि पुराने शहर की बात की जाए तो आप देखिए वो ऊपर इस तरह से तो बढ़ सकते हैं, और हॉरिजॉन्टली तो नहीं बढ़ सकते, वर्टिकली वो चाहे जैसे भी बढ़ते हो। लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि भाई एक एक मंजिल पे आप देखिए 7-7 मंजिला, 8-8 मंजिला, 9-9 मंजिला, तो आबादी के लिहाज से शहर की आबादी बढ़ रही है। लेकिन पॉकेट जो है, मैंने आपको रिपीट किया कि पॉकेट की बात की जाए तो पुराने अहमदाबाद शहर को छोड़ दीजिए तो वहां डिस्टर्ब एरिया एक्ट है, लिमिटेड, वहां पे आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। उसके बाद जुहापुरा में चले जाइए तो जुहापुरा में आपके सेल डीड नहीं बनेगी, दस्तावेज नहीं बनेगा। यही आलम वटवा का, और छोटा सा एक और पॉकेट अगर लिया जाए तो रामोल का किया जाए। तो अब जब आपके पास विस्तार नहीं बचते तब ये परिस्थिति का निर्माण होता है। अब होना ये चाहिए कि ऑपोजिशन पूरी ताकत और शिद्दत के साथ में इसको मैदान में। आपको याद हो तो 2014 से पहले जो सबसे बड़ा आंदोलन था देश की आज़ादी के बाद का, अन्ना हजारे वाला आंदोलन, लेकिन उसमें क्या हुआ ये छोड़ दो, लेकिन लोग उसमें बाहर निकल के आए थे। नहीं, इसके बाद ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे कि विकास जो है हम खासकर मुस्लिम पॉकेट्स का, वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है। हाँ, ठीक है, यानी अपनी जमीन चूंकि नहीं फैल सकती है तो उसके लिए वो अब एक मंजिला जो इमारत थी 10 मंजिलों में कन्वर्ट हो रही है, कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो अब ये परिस्थितियां जो बनती हैं, जैसे कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब भी ताकत की बात आती है, सियासी ताकत की बात आती है, तो जब आप राजनीतिक पार्टियां आपके समर्थन में नहीं आती तब जाके बुलडोजर चलता है, तब जाके आपके घर लुटते हैं, तब जाके आम आवाम पिटती है, वरना फेलियर ऑफ अपोजिशन। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे बढ़ के अगर कोई बात है तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप देखिए जब लोग सड़कों पे कानून के दायरे के साथ में निकलते हैं तो हमने यहाँ पर किसान आंदोलन भी देखा, हमने यहाँ पर शाहीन बाग भी देखा, हमने यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन देखा। हाँ, तो ये सारी चीजें, उसके बाद ठाकुरों का आंदोलन गुजरात में चला। जी, जी, जी। एक हद तक देखना जाए तो ये जो वो वाला घटना थी, इसमें दलित समाज के जो 3 बच्चों को मारा गया जूनागढ़ के आसपास की, उसमें तो इन सारी चीजों में देखा ये जो वैक्यूम जो मुस्लिम समाज के अंदर में है वो कहीं नजर नहीं आता। मतलब हम किसी को भी नेता बनाने के लिए तैयार हैं, हम अपने बच्चों को तैयार नहीं कर रहे। या मतलब कोई पाटीदार नेता बनेगा तुम्हारा, या कोई ठाकुर नेता बनेगा तुम्हारा, या कोई और दलित नेता बनेगा तुम्हारा, वो हमारी मजबूरी है दानिश साहब। अगर मुस्लिम नेता बनते हैं तो वो उस टारगेट पे आ जाता है जी गवर्नमेंट, तो उसके लिए शायद वो हिचकिचाहट करे। ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, हमारे पास जिंदा मिसालें हैं कि अगर उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है जहाँ अनकरीब 24-25 करोड़ की आबादी है, इसमें आप 7% आप देख लीजिए तो आप यादव देख लीजिए तो यादवों ने अपना CM पा लिया। अगर मायावती की बात की जाए तो मायावती दलितों ने अपना CM पा लिया। मुसलमानों की आबादी वहाँ 20% है, वो अपनी कैपेसिटी में कुछ नहीं कर पाए। और आज की डेट में भी आप देख लीजिए कि अगर मायावती की बात की जाए तो वहां के दलित, चाहे सत्ता किसी की भी बन रही हो, लेकिन मुसलसल उसके साथ जुड़े हुए हैं। यादवों की बात की जाए तो अखिलेश यादव को छोड़ के आगे नहीं बढ़े। तो हम यही कह रहे हैं कि आप सत्ता में बनेंगे नहीं बनेंगे 2 नंबर की बात है, लेकिन अगर आपकी लीडरशिप मुकम्मल है तो उसका इंपैक्ट 100% आता है। जिसकी जिंदा मिसाल मैं आपको गुजरात में बता दूं, गुजरात के अंदर में सिर्फ 2 ही आदिवासी नेता हैं, छोटू वसावा और उनका बेटा जो था वो। उसके बावजूद भी आप देख लीजिए उनके डेवलपमेंट के लिए मुसलसल सरकार को काम करना पड़ता है। तो जब आपकी लीडरशिप आप खड़ी करते हैं राजनीतिक तौर पे और सामाजिक स्तर पे उसको बैकअप देते हैं तो मुझे लगता है कि चीजों में सुधार आ सकता है। आखिरी सवाल पे आए उससे पहले कुछ बेट द्वारका की बात कर लें जी। वहाँ पे बुलडोजर काफी जमाना तक चला और अभी तक भी शायद चल रहा था, कुछ 2-4 दिनों पहले तक, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सिर्फ बेट द्वारका की बात नहीं है, जामनगर की बात हो, जूनागढ़ की बात हो, इन तमाम जितने भी मतलब आप देखिए ये तमाम दरगाह निशानों पर बनाई गई थी। और जूनागढ़ वाले मामले में तो कितना सेंसिटिव इश्यू था कि उसमें डिमोलिशन के लिए नोटिस लगाया गया। नोटिस के बाद वहाँ दंगा हुआ तो पुलिस बाकायदा उनको ले गई, उसी जगह पर ले गई जो सीन रिक्रिएट
करने की बात अभी हम कर रहे थे कि भाई वो निकलता है, क्या कहते हैं, वरघोड़ा निकलता है, वरघोड़ा, जैसे कि उस पर हम आते हैं। हाँ। पहले ये नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। अब इसमें मैं आपको यही समझा रहा हूं कि फिर आधी रात में उसी जगह पर उन्हीं लोगों को ले जाया जाता है और पट्टों से मारा जाता है। उसकी वीडियो भी आई थी, आपने देखा होगा। और ये मामला पहुंचा था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, उसके बावजूद भी आप देखिए बदमख्ती इतने हद तक गई कि उसके बावजूद भी वो दरगाह ढा दी गई और आधी रात को ढा दी गई, और सुबह में जब लोग उठे तो वहां पर कुछ भी नहीं था। यही सिचुएशन उन्होंने द्वारिका के अंदर भी की। द्वारिका के अंदर में मुझे आज भी याद है, इस अभी जो डिमोलिशन हुआ, इससे पहले जब इन्होंने डिमोलिशन किया था, उस वक्त नरेंद्र मोदी भी आए थे यहाँ पर, शायद लोकसभा के चुनाव के बाद आसपास की वो बात है। तब मुझे अच्छे से याद है कि वहाँ की जो प्रमुख हैं, वो दलित एससी कैंडिडेट वो प्रमुख हैं वहाँ की, उनसे भी मेरी बात हुई थी, उनके शौहर से भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है इस तरीके के नगर निगम की तरफ से कोई ऑर्डर हमने इश्यू किया, क्योंकि उनकी जानकारी में तो हो, अगर वो प्रमुख है वहाँ की, तो उनकी जानकारी में नहीं थी। और बाकायदा पुलिस ने बैरिकेड बनाकर वहाँ पर डिमोलिशन किया था। उस वक्त भी लोगों ने वो किया था, मुखालिफत की थी। और अब भी आप देख लीजिए तो वहाँ पर जिस तरीके से उसको निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि भाई वैकल्पिक व्यवस्था दिए बिना किसी भी प्रकार का कोई भी आपको जो है रिहायशी मकान नहीं हटाना है, उसके बावजूद भी तमाम चीज़ों को घोल के पी चुके हैं। नहीं, ठाकुर समाज के मकान टूटे, रबारियों के टूटे, मुसलमानों के टूटे, किसी को वैकल्पिक जगह नहीं दिया। सब अपने अपने लीडरों को कोस रहे हैं। उधर वो अल्पेश ठाकुर को कोस रहे हैं, इधर रबारी लोग बीजेपी को साथ दिया उसको कोस रहे हैं, मुसलमान अपनी नेतागिरी को कोस रहे हैं। तो इसका कोई हल भी है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ वो करती है, लैंडमार्क बनाती है, तो उसके अंदर में चीज़ों को बाकायदा वो किया जाता है, क्लैरिफाइड किया जाता है। अब इसके अंदर में सवाल ये है कि कोई एक लाइन बना के सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसको आप वायलेशन नहीं कर सकते। उसका क्लेम करने के लिए लीडरशिप को आगे बढ़ के जाने की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं वीक है, इसीलिए। वरना तो आप देख लीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो मामला बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा, लेकिन वो कब बनेगा? जब कोई क्लेम करने के लिए उनको पहुंचेगा। तो अभी तक किसी भी तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम क्लेम करने नहीं पहुंचे, इसकी बदौलत ये परिस्थितियों का नहीं। एक आखिरी सवाल ये था कि आज जैसे आपने इससे पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे मतलब जुलूस निकलते हैं, खास करके जो मुलजिम होते हैं, मतलब आरोपी होते हैं उनके। लेकिन आज देखा गया है कि जो छोटे आरोपी होते हैं और छोटे मुलजिम होते हैं, जो छोटी मोटी जिन्होंने काम किए होते हैं, उनके तो बहुत अच्छी तरह से निकल जाते हैं। पुलिस अच्छी तरह से उसका दिखावा भी करती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करती है, उसको पब्लिश भी करती है सोशल मीडिया। लेकिन आज हमारे यहाँ 2-3 बड़ी घटनाएं, उनके कोई जुलूस ऐसे नहीं निकले कि जिसके अंदर इसको इस तरह से कवरेज, जैसे ख्याति कांड हुआ, हॉस्पिटल वाला हुआ, बीजेड ग्रुप का हुआ, किसी का वर्क हुआ। तो आप क्या इसको कानून एक आंख से कम देखता है, इस तरह से मानते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो कानून में इसका प्रोविजन ही नहीं, कोई जगह नहीं है इस तरीके के जुलूस निकालना और किसी का मतलब इंसल्ट करना। देखिए, कानून जो है, दो चीज़ों में आप समझिए, एक तो अदालत का काम है और दूसरा काम तफ्तीश का काम है, पुलिस का काम। पुलिस का काम सिर्फ एक सीन क्रिएट करना, तफ्तीश की वो कंप्लीट करके अदालत के सामने पेश करना, और अदालत तय करेगी कि क्या करना। अदालत का काम है वरघोड़ा निकालना, कि जुलूस निकालना या फांसी पे लटकाना या सजा देना, ये अदालत का काम है, ये पुलिस का काम है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से हमारा स्टेट हर रोज एक नया सुपर पुलिस पावर के साथ में बढ़ता जा रहा है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आप देखिए हमारे यहाँ सुपर पुलिस के मामले किस तरीके की चीजें आ रहे हैं। कानून को मतलब इस्तेमाल करने के बजाय, कानून का हाथ मजबूत करने के बजाय कहीं ना कहीं उसको कमजोर किया जाता है। और जो आप बात कह रहे हैं कि भी ख्याति कांड हो या दूसरे जितने भी बड़े कांड हैं, तो ये लोग बड़े पैसे वाले लोग हैं। इनके खिलाफ अगर आप कार्रवाई करने जाएंगे तो मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचेगा। हाईकोर्ट पहुंचेगा तो फिर तो लताड़ पड़ेगी उनको। तो इसलिए जो बेचारा मजलूम गरीब क्रिमिनल है, हम क्रिमिनल के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर कोई गरीब है, इसलिए अगर उसके पास कानून का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। दानिश साहब, एक आखिरी सवाल ये था कि अभी 2 दिन से एक न्यूज़ बड़ी हॉट आइटम चल रही है, और खास करके आपके भी उसमें जो निवेदन आए, खास करके मैंने संदेश में भी देखे, जी मीडिया में भी देखे और TV9 में भी देखे, कि जो होटलों को मुसलमान नाम से जो होटलें थी उनके लाइसेंस कैंसिल करके जो हिंदू नाम से चला रहे थे उसको किसी और को उनके ख़त्म कर दिए गए। तो इसके आपके क्या स्टेटमेंट, और कि इसने नेशनल मीडिया ने इतना सीरियसली आपको क्यों लिया? देखिए, मैं इसमें ऐसा मानता हूँ कि सबसे पहले तो नाम पे तो किसी
का इजारा नहीं है। अगर नाम की बात की जाए तो इस देश में अल कबीर और अलायना जैसी कंपनियां हैं जो मुसलमानों की ओनरशिप में तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गल्फ कंट्री में और सारी दुनिया में मतलब बीफ का काम, कारोबारी का सबसे बड़ा काम उनका है। तो सबसे पहले तो ये एलिगेशन जो है मुझे लगता है कि गैर मुनासिब है, लेकिन जानबूझ के मुसलमानों को निशाना बनाया गया, इसकी मुखालिफत की बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 27 लोगों का लिस्ट जो जारी किया गया, ये तमाम व्यवसाय करने वाला जो वर्ग था ये मुसलमान था। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई आदमी व्यावसायिक स्तर पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें भी आप मजहबी नज़रियात अगर रखेंगे तो ये तो मुझे लगता है कि सीधे सीधे कल 26 जनवरी है, आप देखिए, और 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन की अगर बात की जाए तो प्रजासत्ताक दिन इसलिए है कि प्रजा की सत्ता का दिन है। अगर मैं मेरा व्यवसाय, मेरा रोजगार ईमानदारी और कानून के दायरे के साथ करना चाहता हूं, उसके बावजूद भी सिर्फ मेरे मजहब की बदौलत मुझे निशाना बनाया जा रहा है, ये कितना मुनासिब है? बहुत खूब। तो ये थे जनाब दानिश कुरैशी साहब, जो इनकी बड़ी अच्छी जहानत है और बड़े अखे बोले शख्स, जिन्होंने हम गुजराती में कहते इस तरह के शख्स हैं। इन्होंने बड़ी बेबाकी से जो मुसलमानों के मौजूदा हालात और ख़ास करके गरीबों पर जिस तरह से बुलडोज़र चलाया जाता है उसमें अपने ख्यालों का इज़हार किया। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब, शुक्रिया आने के लिए।